एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। सारे लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। ओके, आज का सेशन जो है काफी बेहतरीन सेशन होने वाला है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी से हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बारे में आज मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा कि कैसे कल से जो हमारी क्लास होगी वो पूरे चैप्टर वाइज प्रॉपरली होगा, एक एक सीक्वेंस में होगा, उनके बारे में हम सब कुछ आपको बताएंगे। ओके, तो सारे लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जितने भी साथी हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। तो लेंस का काम पूछा गया है, आंख में जो है, आपके नेत्र में जो है लेंस का कार्य क्या है। पहला है आंखों को ढकना, मस्तिष्क की छवियों को संदेश भेजना, फिर आंखों की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जरा ध्यान से आप बताएंगे कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। तो लेंस का जो काम है, आज आप आराम से क्लास कीजिए, आपको सारी जानकारी कल से आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में कैसे मैंने लेवल वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो आपको जरूरी है वो सारे क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं, उनके बारे में हम प्रॉपर जानकारी आप लोगों को देंगे। अभी आप पहले सीधा पढ़ लीजिए। हमारी आंखों में लेंस का काम है मस्तिष्क की छवियों को संदेश देना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोकस दूरी को बदलने का काम करता है कौन? लेंस जो है ये फोकस दूरी। जब लेंस फोकस दूरी बदलना थोड़ा सा इसमें सिस्टम खराब होता है जब फोकस दूरी बदलने का, तो कहते हैं दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, ऐसी समस्या हो जाती है, या तो दूर दृष्टि दोष की या तो निकट दृष्टि दोष की, ऐसी समस्या देखने को मिलता है। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण? तो चूने के पानी में हमने बोला है, किसने बोला है? चूना पानी में। तो चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना पानी मतलब क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पानी मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? अगर ये अभिक्रिया करता है चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, तो ये जो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए इज राइट आंसर। ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दो बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप मेरे प्यारे साथी। एक आपका है बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जल के साथ जब चूना अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और एक होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये आपका जो है, ये आपका CaO जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, हमने क्या बोला है? कैल्शियम ऑक्साइड के विषय में हमने बात किया है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिना बुझा हुआ चूना है। ये क्या है? ये बिना बुझा हुआ चूना है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपने ऐसा देखा होगा कि चूना दीवारों में पोता जाता है, पोतना मतलब समझते हैं ना, उसमें लगाना, और वो धीरे धीरे पपड़ी बनने लगता है। कुछ दिन बाद सूखने के बाद वो चूना जो होता है वो पपड़ी जैसा बनने लगता है। उसे वो किसके कारण? वायुमंडल में जो CO2 पाया जाता है वो CO2 से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों अभिक्रिया करके क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेता है। तो ये चीज आपने महसूस किया होगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न हमारा क्या है? जलने पर निम्न में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग देता है? तो जलने पर धातु जो है पीला रंग देता है, ये आपने पढ़ा होगा। सोडियम के बारे में पढ़ा होगा कि सोडियम जलने पर पीला रंग देता है। और कई सारी धातुएं हैं, और भी कई सारी धातुएं हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो बेरियम हरा रंग, अगर पटाखे में पीला रंग तो आपको पता है सोडियम जलने पर पीला। बेरियम आपको ग्रीन कलर देता है, जो पटाखे में ग्रीन कलर आप देखते हैं, ग्रीन कलर जो पटाखे में देखते हैं वो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण जो है ग्रीन कलर होता है पटाखे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पीला रंग जो है वो आपके सोडियम के कारण होगा, पीला येलो कलर सोडियम लेवल में। और यहाँ पे भी आप बहुत सारे पॉइंट, जैसे बेरियम जो है हरा रंग देता है, ये क्वेश्चन। स्ट्रांटियम जो है रेड कलर देता है, रेड कलर कौन देता है? स्ट्रांटियम। बेरियम आपका हरा रंग देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खूब जरूरी चीजें हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इस फॉर्मेट में आप प्रॉपर्ली चीजों को समझ पाएंगे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अभी आज आपकी सारी समस्याएं, मैंने सारा क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक मैं आपको आज आप सारा चीज में आपको 1 मिनट आप रुकेंगे, आपको एक एक चीज मैं बता दूंगा कि जो सर आपका, जस्ट 1 मिनट, ये अभी सारे पीडीएफ जो है आपके तैयार हो गए हैं। फिजिक्स में लेवल 1 का बुक पीडीएफ जो है, जो आपको कल से चैप्टर वाइज कराएंगे। लेवल 2 एनसीईआरटी का, अभी एनसीईआरटी का भी आपको थोड़ा 11:40 में हम आपको सारा चीज बताएंगे कि कैसे पीडीएफ है आपके पास, ये पीडीएफ कैसे जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस को इस बार मैंने लोगों को पायलट करिए और पूरे अच्छे लेवल का, और सारे क्वेश्चंस को आपको इसके बाद कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। नाइट में अगर देखेंगे लेवल 1 में इतना क्वेश्चंस मैंने लगाया है आपको, लेवल 1 का क्वेश्चंस, और इस बार मैंने ऐसे प्रिंट करवाया है ताकि आप इसे प्रिंट आउट निकाल पाए, इसका क्या कर पाए? प्रिंट आउट निकाल पाए। हम आपको पीपीटी के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, लेकिन इस बार बाइलिंगुअल पूरी प्रॉपर वे में, कोई कॉस्ट नहीं देना है, फ्री में आपको हम सारे क्वेश्चंस को, ये लेवल 1 का क्वेश्चंस है, लेवल 1 जैसे ही कंप्लीट होगा फिर लेवल 1 का क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे। लेवल 1 में टोटल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस हैं? 68 क्वेश्चंस, 68 क्वेश्चंस जो है लेवल 1 में। जैसे हम कमिटमेंट किए थे आप लोगों से, तो 68 क्वेश्चंस जो है लेवल 1 में है। फिर हम लोग लेवल 1 को जैसे ही कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर फिजिक्स काफी अच्छा होना चाहिए, मैं ये सारा चीज आपको दे दूंगा, सारा पीडीएफ हर चीज बता देंगे। इस बार मैंने पीडीएफ ऐसे बनवाया है ताकि आपको मिल पाए, ये पीडीएफ आप प्रिंट निकाल पाए और कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। दूसरा, अगर फॉर्मेट देखेंगे, फिर आपको लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद जो है, जस्ट 1 मिनट, लेवल 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आप चले जाएंगे कहां? लेवल 2 में। जस्ट 1 मिनट, चलिए मैं वो बाद में आपको बताऊंगा। फिर आप लेवल 2 में, फिर एनसीईआरटी का भी मैं सारे क्वेश्चंस को एक जगह कर लिया। आपको कोई भी चीज किसी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके,
आपको एकदम थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना, मैं प्रॉपर्ली आपको तैयारी कराऊंगा न्यूमेरिकल और वो सारी चीज का। 4 लेवल में मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, 4 लेवल में मैंने क्वेश्चन तैयार किया, वो कल से तैयारी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। लेवल 1 में आप फिजिक्स के क्वेश्चन उसी चैप्टर्स का, लेवल 2 में फिर उसी चैप्टर्स का जो सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, और तीसरा जो होगा वो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, और चौथे में आपका न्यूमेरिकल होगा। उस चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल। इतने करने के बाद इन सब में मिला के एक चैप्टर से लगभग 200-250 प्रश्न होंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। उसके बाद आप किसी क्वेश्चन को बनाइए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सब आपको एनसीईआरटी इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सारे क्वेश्चंस तो वो कल से आपकी क्लास प्रारंभ होगी। पहला चैप्टर लाइव चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन वाले बच्चों को लाइव पूरा पढ़ा दिया है, तो वहां से सीक्वेंस में स्टार्ट कर रहा हूँ। इन सारे बातों को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, ओके, और आपकी भी पूरी रिवीजन, पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो जलने पर कौन सा धातु पीला रंग देता है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद पूछा है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, बारूद में पूछा है, किसने पूछा है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, बारूद में। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। बारूद में हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद में जो मुख्य रूप से शामिल होता है उसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, दैट इज KNO3। ये जो है पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये बारूद का मुख्य घटक है। बारूद में मुख्य रूप से जैसे हम लोग सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, बारूद को आप क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। बारूद को सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, सॉल्ट पीटर कहा जाता है। किसको, बारूद को जो है सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु क्या होगा, वाटर होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या शैवाल। अधिक मात्रा में एक कोशिका के अंदर अधिक मात्रा में हमने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। एक कोशिका में अधिक मात्रा में जीव द्रव्य में, याद रखिएगा, जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% होती है, 80% होती है, 80% होती है। प्रोटीन जो है आपका 15% होता है, प्रोटीन जो है 15%। वसा की बात करें अगर हम लोग 3% आपका वसा पाया जाता है। वसा कितना परसेंट आएगा, 3% आपका वसा आएगा। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला अणु है वो होगा जल। आपके कोशिका में जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है वो आपका होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वाटर जो है ये कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पूछा मॉर्फोलॉजी क्या है, कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। आपने पढ़ा होगा भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भू आकृति विज्ञान को पढ़ते हैं। भूमि की आकृति कैसी है, भूमि की संरचना कैसा है, आपने एक शब्द सुना होगा जियोमॉर्फोलॉजी। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, जीवों की आकृति और उसकी संरचनाओं का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। आपको समझ में आता है, कीड़ों का अध्ययन जो होता है वो एंटोमोलॉजी, आपने पढ़ा होगा। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर जो है पर्यावरण की परस्पर निर्भरता, जो इकोसिस्टम है, हम और हमारे पेड़ पौधे और पशु पक्षी के बीच जो एक आंतरिक समन्वय है, इसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, इकोसिस्टम जिसमें जो आप पढ़े होंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जीव की आकृति, जीवों की जो आकृति है, उसकी जो संरचना है, उसकी क्या मैंने बोला, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्पीशीज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को आप समझ पा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है ये आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मछलियों से प्राप्त जो है कॉड लिवर तेल किस विटामिन के स्रोत है। तो हमने बोला है कि मछलियों से प्राप्त जो है कॉड लिवर तेल जो है किस विटामिन समूह का स्रोत है। तो मछली देखो, विटामिन डी का 2 ही रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें, एक आपका मछली के तेल से प्राप्त होता है, दूसरा जो प्राप्त होता है वो है किससे प्राप्त होता है, धूप से। तो यहाँ पे विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आरआरबी एएलपी में पूछा गया सवाल है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा विटामिन डी इज द राइट आंसर। विटामिन डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे के प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, तो ये विटामिन का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम, विटामिन का जो रासायनिक नाम है ये आप जरूर याद रखें। जैसे आप विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, पेंटोनिक एसिड कहते हैं बी5 को, बायोटीन कहते हैं बी7 को, फॉलिक एसिड कहा जाता है, विटामिन बी9 को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ई आपका टोकोफेरॉल हो गया, विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन 2 आपका राइबोफ्लोविन हो गया। ये आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे होंगे, बहुत लोगों को याद भी होगा। आज मैं आपको लास्ट टाइम में जैसे क्लास के थोड़े से बात मैं प्रॉपर्ली बता दूंगा कि हमारा जो मोड होगा, मिशन मोड जो होगा वो कैसा होगा, हम किस तरह से अब तैयारी करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खूब हो गए, कल से हम लोग चैप्टर्स वाइज करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने पूछा है तत्व एक्स जो है चतुर संयोजक है, वाई जो है द्वि संयोजक है, इन दोनों तत्वों द्वारा बनाया गया यौगिक कैसा होता है। तो हमने पूछा है तत्व एक्स जो है वो चतुर संयोजक है, चतुर संयोजक है मतलब एक्स की जो संयोजकता है वो 4 है और वाई की कितना है 2। एक्स का कितना होगा भैया 4 और वाई का कितना होगा 2, दोनों एक्सचेंज करेगा ना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा XY2 आपका, XY2 जो है ये आपका सी इज राइट आंसर, XY2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे निम्न में कौन सा समीकरण वेग और समय के संबंध को दिखाता है। हमने बोला था गति में 3 समय, नहीं एप्लीकेशन पर नहीं यूट्यूब पर कराइए,
ठीक है, वो सारा चीज मैं आपको 11:40 में एक इवेंट है, उसमें हम सब कुछ आपको बता देंगे। हमने पूछा है निम्नलिखित में कौन से समीकरण वेग और समय के संबंध को, हमने गति के 3 समीकरण बताया था कि गति में 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस टी, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये चीज हमने बताया था आपको। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, पहले हमने बोला था vs और s प्लस v आप लिख लेंगे, v प्लस टी। पहला जो है समीकरण वेग और टाइम के बारे में बताता है, दूसरा आपका विस्थापन और टाइम के बारे में बताता है, तीसरा आपका विस्थापन और वेग के बारे में बताता है। तो ये गति के 3 समीकरण है। पहले समीकरण क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी एंड टाइम को, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो ये 3 समीकरण है। तो पहला समीकरण जो होता है वेग और समय के बारे में बताता है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण है और दूसरे समीकरण में विस्थापन और टाइम के बारे में पता चलता है। दूसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की बात करेंगे तो वो जो है गति का तीसरा समीकरण है, जहां से हमें s और v प्राप्त होता है, मतलब विस्थापन और वेग की प्राप्ति होती है। ओके, यहां तक आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। पूछा है सोलर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, सोलर कुकर के अंदर का कलर पूछा गया है कि सोलर कुकर के अंदर, एक बार थोड़ा सा आप लोग आज सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सोलर कुकर के अंदर का रंग हमने पूछा है कि सोलर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। क्या पूछा है, सोलर कुकर के अंदर का रंग आपसे पूछा है कि सोलर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। तो सोलर कुकर के अंदर का रंग जो होता है वो ब्लैक कलर होता है। उष्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, उष्मा का जो अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उष्मा का परावर्तक होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वही तो डोनेट करेगा, तो ज्यादा अवशोषक जो होता है वही उष्मा का परावर्तक होता है। मैंने सोलर कुकर के बारे में आपको खूब चीजें बताया कि सोलर कुकर के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताया है। ठीक है, सोलर कुकर के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया है, जरा सा ध्यान में समझने की कोशिश करना, जरा सा ध्यान से समझिएगा। जस्ट 1 मिनट। तो सोलर कुकर में यहाँ जो लेंस होता है, ये लेंस आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, ताकि यहाँ पे जो खाना पक रहा हो इसमें प्रकाश को कन्वर्ट करके यहाँ पे एकत्रित कर पाए, प्रकाश को क्या कर पाए, एकत्रित कर पाए। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का ढक्कन लगा होता है, उत्तल लेंस। और यहाँ पे जो दर्पण होता है सोलर कुकर में वो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में जो है दर्पण और लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो ढक्कन के रूप में करते हैं वो उत्तल लेंस का, और यहाँ पे साइड में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों चीज आप समझ गए, और अंदर का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले, यही है आपका दर्पण और ये आपका अवतल दर्पण होता है। ये आपका लेंस, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लेंस होता है, और ये उत्तल लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो प्रकाश को कन्वर्ज करने का काम करता है, जो प्रकाश को क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, पूछा मनुष्य में जो है अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। इस क्वेश्चन का मनुष्य में जो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, अनैच्छिक क्रिया जैसे आप होता है लार का आना, ये कोई ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है। लार आ जाना जो है क्रियाएं जो जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को इसके द्वारा, किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा, स्पाइनल कोड के द्वारा, पोन्स के द्वारा, हाइपोथैलेमस जो है, ये तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए, ये भी आपके मस्तिष्क में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे पूछा गया है मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं, बहुत ऐसे शरीर में क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक बिना आपकी इच्छा के भी हो जाते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे अनिच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है, करेक्ट आंसर सबका क्या आ रहा है, ए नंबर आ रहा है, मेडुला। मेडुला, मेडुला आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेडुला इज द राइट आंसर। मेडुला जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, मेडुला। समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लंफों को एक श्रेणी में परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा कितनी होगी, परिपथ में कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल धारा। हमने क्या बोला है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लंफों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है, परिपथ की कुल धारा पूछा गया। क्या पूछा है, परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, धारा पूछा गया। तो ए नंबर आपका आंसर आ रहा है, परिपथ की कुल धारा के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो परिपथ की जो कुल धारा होगी, जरा ध्यान से देखते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लंफों को एक श्रेणी में जोड़ा जाए तो परिपथ की कुल धारा क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। तो परिपथ की जो धारा होगा वो आपका घट जाएगा, बिल डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होता है ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये पानी का पाइप है सर, ये पानी का क्या है, पाइप है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो हो रहा है, बीच में हम लीक कर रहे हैं, यहाँ 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 लीक कर रहे हैं। तो कई जगह लीक होने पर धारा का प्रेशर क्या होगा, घटेगा, प्रेशर जो होगा घटेगा। उसी तरह जल धारा को हम लोग जल की धारा को जल धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की धारा को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भी धारा जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है, किसकी धारा, इलेक्ट्रॉन की धारा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है? गैस का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है। तो केलियम से क्या बना है? अर्जेंटम, वोल्फ्राम, स्टाइनम, पोटेशियम। हमने पूछा क्या है? सवाल को जरा देखने की कोशिश करना आप। गैस का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है। तो केलियम से क्या बना है जरा देखते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं के फॉर पोटेशियम, जिसकी परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है। ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल, धातुओं में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम। इसकी परमाणु संख्या जो है 19 होता है और इसका लैटिन नाम जो होता है केलियम होता है। जैसे सोडियम को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रियम कहते हैं। दूसरा सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और पोटेशियम, सोडियम, इन दोनों को केरोसिन में भी रखा जाता है क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ये जल्दी किसी से अभिक्रिया कर लेता है। ये बात भी बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद जो है एलपी के लिए जो ये बैच है, आपको पता है अभी बहुत सारे बच्चे एडमिटेड हो चुके हैं और जिनको भी एलपी की तैयारी करना है, सीबीटी 1 का अगर बैच आप लेना चाहते हैं तो 1999 का ये बैच है। आरआरबी 50 कोड लगाना होगा। अभी आपको 50% डिस्काउंट में ये बैच मिल रहा होगा, ठीक है। और अभी आपको ये 399 का है, आरआरबी 50 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको इलेक्ट्रिशियन और फिटर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आपको सीबीटी 2 समझ में आ रहा है ना। और अगर आप 2499 की बात करें, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये दोनों बैचेस आप ले सकते हैं 2499 में। और 2999 में ये कॉम्बो बैच है जिसमें आपको जो है सीबीटी 1 की पूरी तैयारी, सीबीटी 2 की पूरी तैयारी और आपको इसमें जो भी आपका ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन फिटर वो आपको मिल जाएगा इस कॉम्बो बैच के अंतर्गत। अगर आप, क्योंकि अभी भारत की सबसे बड़ी टीम, सबसे बेहतरीन टीम आपके साथ काम कर रही है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हजारों बच्चों से एक बार फीडबैक लेके फिर एडमिशन लीजिएगा, कैसा क्लास चल रहा है, कैसे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो जितने भी साथी बैच से नहीं जुड़े अभी से आप तैयारी करिए और वैकेंसी के बारे में आप परेशान मत होइए। 2-3 महीने बाद वैकेंसी आएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी तैयारी होगी तभी वैकेंसी होगी। 3 साल ग्रुप डी की वैकेंसी 3 साल बाद एग्जाम हुआ, जिसकी तैयारी नहीं हुआ उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। ओके, तो वो आपकी समझदारी है। हमने बात किया आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद है? प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देखना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद है। 8 तत्व मौजूद है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आवर्त के संबंध में बात करें, आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व और तीसरे में भी 8, फिर आपका 18। तो 2 8 8 की बात कर रहे हैं। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है 8 तत्व मौजूद होते हैं। दूसरे टेलीग्राम का लिंक कल से मिलना स्टार्ट होगा क्लास में, वो पीडीएफ के लिए। और मैं आज सारा चीज आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपकी तैयारी होगी। ओके, पूछा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रासायनिक सूत्र क्या होगा? फेरस सल्फेट के बारे में क्वेश्चन पूछा कि फेरस सल्फेट के बारे में सवाल क्या है? फेरस सल्फेट, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र डैश है। तो फेरस सल्फेट की बात करें FeSO4, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट यहाँ पे बताइए, आप जल्दी से आंसर बताएंगे। फेरस सल्फेट एक होता है कॉपर सल्फेट, पता है आपको, CuSO4 into 5H2। जल के 5 अणु पाए जाते हैं कॉपर सल्फेट में, इसको कहते हैं हम लोग नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं नीला थोथा, अगर आपको पता होगा। फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी इज राइट आंसर। FeSO4 into 7H2O, जल के 7 अणु पाए जाते हैं और इसे हरा कशिश कहा जाता है। हरा कशिश हम लोग फेरस सल्फेट को कहते हैं और नीला थोथा जो कहा जाता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को कहते हैं हरा कशिश, इसी को फेरस सल्फेट, और इससे एक दवाई बनाया जाता है। फेरस सल्फेट का टैबलेट आता है। अगर आपको पता है आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और किसी को एनीमिया रोग है और देखते होंगे अपने राज्य सरकार में जो है, सरकार के द्वारा महिलाओं को जो है फेरस सल्फेट का टैबलेट दिया जाता है ताकि उसके ब्लड की जो अभाव है शरीर में, वो एनीमिया बीमारी जो है वो ठीक हो सके। ये भी दवाई जो है सरकार के द्वारा वितरण कराया जाता है। फेरस सल्फेट का टैबलेट आता है, समझ में आ रहा है? तो फेरस सल्फेट का सूत्र आपको पता है, जल के 7 अणु पाए जाते हैं FeSO4 into 7H। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेरी कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वो धातु कौन सा है? वो धातु कौन सी है आप बताएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेरी कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु कौन सा? निकल होगा, जिंक होगा, चांदी होगा या कॉपर होगा? हमने सवाल क्या पूछा है जरा ध्यान से समझिएगा। हमने पूछा है धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेरी कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु कौन सा है? वो मेटल कौन सा है? वो धातु कौन सा है? ये बताइए आप। तो अगर हम धातु के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ? वह धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेरी कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु कौन सा होगा? तो हरा रंग जो लगता है वो कॉपर में लगता है। कहाँ लगता है? कॉपर में। और कॉपर में जंग लगने पर CuCO3 कॉपर कार्बोनेट हो जाता है, जो हरा जंग कहते हैं। हरा जंग कॉपर पर लगता है। लोहे में आपका लाल भूरे रंग का जंग लगता है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। जंग लगने से लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है, याद रखना। जंग लगने से लोहे का वजन पहले बढ़ता है फिर घटता है। इस तरह की भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। कल से कितने लोगों को चैप्टर वाइज करना है जरा एक बार 5 टाइप कर दीजिए। और अभी तक हमने खूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा है, कल से हम लोग जो है वो पूरा प्रॉपर्ली हम लोग करेंगे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट
चंग आपको समझ में आ गया होगा। सूरज की रोशनी में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप एक भी क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है। तो हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा में उपयोग करती है फोटोवोल्टिक सेल का, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का, परावैगनी किरण, या परमाणु विखंडन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हमने बोला था सूरज की रोशनी में विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पे होता है फोटोवोल्टिक सेल, इसको हम लोग फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। ये जो होता है सोलर सेल, और यही सोलर सेल है जो सूर्य ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो विद्युत रोधियों की, ये भी आपके एनसीईआरटी के प्रश्न है। तो इंसुलेटर विद्युत रोधी किसे कहा जाता है? समझने की ज्यादा जरूरत है। जिसमें आपका करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जैसे ग्लास हो गया, शीशा हो गया, क्या करंट फ्लो होता है? नहीं होता ना। हार्ड रबर में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है ना। एबोनाइट में, डायमंड में, पेपर में, इन सब में जो है करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए इसे इंसुलेटर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। अगर एलॉय के बारे में बात करें तो ये सेमी इंसुलेटर होता है, और सबसे अच्छा इंसुलेटर जो होता है सिल्वर होता है, चांदी। आपने पढ़ा होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। देखिए बात है कि ये चीजें आपने देखा है, लेकिन रेस्टोरेंट से अगर पूछ देगा ना आप गलत कर लेंगे, या आपका चांदी ऑप्शन में नहीं देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन का नेचर देखिए, पूछेगा निम्नलिखित में सबसे अच्छा चालक क्या है, और ये 4 ऑप्शंस बना के दे देंगे। अब इसी तरह का प्रश्न बनता है कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकेल। इसमें कॉपर होगा। ये क्रम याद होना बहुत जरूरी है। ये क्रम जो है, ये सीक्वेंस जो है कम से कम 5 तक आपको पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो सिल्वर होता है पहला, दूसरा नंबर में जो होता है वो कॉपर होता है, तीसरा नंबर में एल्युमिनियम, चौथे नंबर में टंगस्टन, पांचवें नंबर में आपका निकेल आता है। इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तभी अब आपका सिलेक्शन हो। आप अगर ऐसे पढ़ लेंगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ये पहले भी पढ़ रहा था बच्चे, हम नहीं पूछा जाएगा, ये कॉपर चांदी को हटा देगा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल और आयरन दे देगा ऑप्शन में, तब फिर क्या करेंगे आप? तो वही बच्चा इस प्रश्न को कर पाएगा जो अच्छे से देखा है, अच्छे से चीजों को जानता है। इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं जो आप शायद नहीं करते। आप देख लेते हैं हमें पता है विद्युत का सबसे अच्छा है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, 4-5 याद रखिए जो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्रम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे पूछा विद्युत रोधियों का, तो विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता, तो रोधियों की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻12 ओम से लेकर 17 ओम मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका डी इज राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है पेयजल को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है? पेयजल को शुद्धिकृत करने के लिए, पेयजल को शुद्धिकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए? पेयजल को शुद्धिकृत करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेयजल को शुद्धिकृत करने के लिए तो सी नंबर आया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पता है क्या? अगर कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए तो ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। इन तीनों को मिलाने से ब्लीचिंग पाउडर जो है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ओके, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। उसमें बेकिंग सोडा तो आपको पता ही होगा। ओके, दिया गया प्रतीक, ये जो प्रतीक दिया गया है ये किसका सिंबल है? हमने पूछा है दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो प्रतीक है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? कार्बन, सोना, पारा या हाइड्रोजन? ये जो दिया गया प्रतीक है, पूछा गया है दिया गया प्रतीक डैश तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन से तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है? कार्बन का, सोना का, पारा का या हाइड्रोजन का? हमने सवाल क्या पूछा है? दिया गया प्रतीक डैश तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दिया गया जो प्रतीक है, ये जो आपका प्रतीक यहाँ पर दिया है, पहले आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो पहले हाइड्रोजन को H नहीं लिखा जाता था, हीलियम को ऐसे नहीं लिखते थे, पहले ना कुछ सिंबल दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस देखिए आपके एग्जाम में, हाइड्रोजन का सिंबल राउंड करके एक पॉइंट दे दिया था, ये जो सिंबल है ये आपका हाइड्रोजन का, ये सारे आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। ओके, ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त जो है गर्म होता है। किस वर्ग के प्राणियों का जो रक्त होता है वो गर्म होता है? गर्म रक्त वाला प्राणी। हमने पूछा है डैश वर्ग के प्राणियों का जो रक्त होता है वो गर्म होता है? पक्षी, उभयचर, सरीसृप या मत्स्य? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? डैश वर्ग के प्राणियों का जो रक्त होता है वो गर्म होता है। तो गर्म खून और ठंडे, जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स, मतलब मैमल्स आपको समझ में आ रहा होगा। हमने किसके विषय में बात किया है? मैमल्स के संबंध में बात किया है। जो बच्चों को जन्म देते हैं,
जो भी जानवर है जो बच्चों को जन्म देने वाले हैं, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे भैंस हो, जो भी जानवरों को जन्म देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। उसके ब्लड जो होते हैं वो वार्म होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, व्हेल हो गया, ये सब जो है गर्म खून वाले हैं। और जितने भी रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल की बात करें तो वो सारे जो होते हैं, या एम्फीबियन की बात करें, मेढक, उभयचर जिसको कहते हैं, जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं वो उभयचर कहलाते हैं, जिसको हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। तो एम्फीबियन की बात करें हम लोग, तो ये जो आपका होता है, ये जो आपका किसमें होता है, इसमें आपका पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो भी होता है रक्त गर्म होते हैं, और उभयचर का जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सरीसृप भी आपका कोल्ड ब्लडेड होता है। पूछा ओकनोलॉजी किस बीमारियों के उपचार से जुड़ा? ओकनोलॉजी, ओकनोलॉजी बताओ। ओकनोलॉजी हमने पूछा, तो सी नंबर आया कैंसर। करेक्ट आंसर आपका कैंसर। कैंसर से संबंधित आपका क्या? ओकनोलॉजी। समझ, डायबिटीज आपका मधुमेह, इंसुलिन के अभाव के कारण होता है। ऑस्टियोप्रोसिस मतलब आपका हड्डी जो है कमजोर होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ऑस्टियोप्रोसिस में। ओके, ये पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों के भाग को क्या कहा जाता है? तो जड़ों की कोशिकाओं में जो लंबा रोम होता है उसके भागों को क्या कहा जाता है? तो जड़ों की कोशिकाओं में जो लंबे रोम होता है इसे हम लोग रूट हेयर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रूट हेयर। ये क्या कहलाता है? आपको रूट हेयर कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? रूट हेयर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रूट हेयर कहलाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, रूट हेयर जो है ये कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश से दर्शाया जाता है। तो हमने क्या बोला है? तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। तो तरंग की लंबाई के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? तरंग के लंबाई के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तरंग के लंबाई के संदर्भ में, तो तरंग की लंबाई को आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में, तो तरंग की जो लंबाई होता है उसे लैम्डा में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर लैम्डा। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मतलब बता सकते हैं क्या? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? दो तरंगों के बीच की दूरी को, दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये आपका वेवलेंथ है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बता सकते हैं? वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लैम्डा तो ठीक, वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बताइए? एक होता है एम्पलीट्यूड, आयाम। तरंग की गहराई या ऊंचाई को हम लोग आयाम कहा जाता है। ये आपका होता है आयाम, दिस इज कॉल्ड द आयाम। हमने सवाल क्या पूछा है ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आ रहा? तो इसका ऐसा ही मात्रक देखो, वेवलेंथ का भी ऐसा ही जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है, और एम्पलीट्यूड का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो ये बिल्कुल याद रखना, तरंग दैर्घ्य का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, और आयाम, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, इसका भी ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। आयाम का भी ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर ही होता है। आयाम को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। दोनों का ऐसा ही मात्रक, चाहे तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक पूछे, चाहे एम्पलीट्यूड का ऐसा ही मात्रक पूछे, दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर ही होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? कुछ पौधे के जड़ों में जो है पत्तियां प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे विकसित होती है, पत्तियों और तनों के माध्यम से नए पौधे का विकास होता है। जल्दी से बताओ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वनस्पति प्रचार कहा जाता है। वनस्पति प्रचार कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें हम एक डाली को काट कर नए पौधे लगाते हैं। अब जो आप लोग से बात करनी है, 2 मिनट रुकेंगे आप लोग, कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लास्ट सेशन है। अब जो है हम लोग फिजिक्स में 16-17 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करेंगे। कोई किताब का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एनसीईआरटी हर चीज का। इसके लिए हम अभी एक इवेंट रखे हैं 11:45 में, जिस इवेंट को भी हम करने जा रहे हैं उसमें आप लोग आइए और सारी जानकारी बताएंगे कल से कैसे हमारा नया रणनीति होगा, साइंस हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे पीडीएफ, कौन से टेलीग्राम ग्रुप, इन सब के बारे में हम लोग 11:45 में, अभी आप लोग अगर सही में सीरियस है उस इवेंट में अभी जस्ट आ रही है, और एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। अभी आप यूट्यूब पर जाके एक इवेंट आपको दिखेगा कि एलपी के लिए साइंस की तैयारी कैसे करें, उसमें हम आज सारी चीज बताएंगे। कल से जो यूट्यूब की क्लास होगी वो कैसे होगी, और कल से प्रॉपर्ली हम लोग सब कुछ बताएंगे। ग्रुप डी का वो सब कुछ बताएंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन कब करेंगे, कैसे ठीक होगा। तो हम उस मिशन मोड पे काम कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, पूरी काम को ईमानदारी के साथ करेंगे, और जिनको जो सोचना है वो सब कुछ फ्री होगा। ऐसा नहीं तुम्हारे लिए वो बुक बना दे, ये करते, हम बुक भी बना सकते हैं क्योंकि हमारी कई टीमें लगती है। हाँ, कल से ही होगा।